assistive technology is any desk that helps students work around challenges so they can learn, communicate, and function better. Option: device, software, equipment. So answer of this question is option D, that is one, third, and fourth. It means device, software, and equipment. It means assistive technology is any device, software, and equipment that help students work around challenges so they can learn, communicate and functions better. कि देखिए, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ये तीनों से कोई भी हो सकता है। डिवाइस हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि एक स्टूडेंट को हेल्पफुल रहता है और हेल्प करता है। उसका जो चैलेंजेस है, उसका काम को लेकर जो चैलेंजेस वो फेस करता है, उसी को ओवरकम करने के लिए, उसी को लर्न करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और उसके साथ साथ उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसी को वो बढ़ाने के लिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट. Next, desk facility is provided in the Web 2.0. User participation in democratic. Nature of web content is closed. Type of interaction for user is two-way. Reading and writing capability is passive. Change of content is dynamic. Option 1, 3, 4. Second, third, fourth, one, third, five, one, fourth, fifth. So the answer of this question is option C, that is option 1, that is user participation is democratic, reading and writing capability is passive, change in content is dynamic. कि देखिए कि इनमें से कौन सा फैसिलिटी जो है वो वेब 2.0 प्रोवाइड करता है। आप लोग को पता ही है यूजर पार्टिसिपेशन इज डेमोक्रेटिक, ये हमारा वेब 2.0 में ही आया, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी मिल रहा है, सबके पास यहाँ इक्वालिटी है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, 1.0 में नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वेब कंटेंट इज क्लोज्ड, यहाँ नेचर ऑफ वेब कंटेंट क्लोज नहीं रहता है, वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली ओपन रहता है सबके लिए, कोई भी उसी को एक्सेस कर सकता है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन फॉर यूजर इज टू वे, ओके, और ये जो इंटरेक्शन है वो यूजर का टू वे यहाँ नहीं रहता है, ओके, वो यहाँ वन वे रहता है। लेकिन वेब 3.0 4.0 का बात जब करते हैं, 4.0 का जब बात करते हैं, वहां आपको टू वे मिलेगा और सिंक्रोनियस वो मिलेगा। रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी इज पैसिव, एब्सोल्युटली राइट, कि वेब 2.0 में जो रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी है वो पैसिव रहता है, जो कि वेब 4.0 में एक्टिव रहता है। चेंज ऑफ कंटेंट इज डायनामिक, ऑब्वियसली यहाँ जो कंटेंट चेंज का जो नेचर है वो एकदम डायनामिक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 5. According to Piaget, the concrete reasoning state of the child is determined at dash age. Option 7 to 10, 7 to 9, 7 to 8, 7 to 11 years. So the answer of this question is option D, that is 7 to 11 year. अगर हम देखें पियाजे के हिसाब से इनका 4 स्टेप है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। अगर हम लोग की चीज को देखें, जो फास्ट जाता है वो तो सेंसरी मोटर स्टेज जाता है, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक कंटिन्यू रहता है। और यहाँ 5 मेन जो फीचर है वो देखने के लिए मिलता है ये वाला स्टेज का। ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड एक्शन, एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंसेस, इमिटेशन, सिंबलिक थॉट। हो गया। जब हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस का बात करते हैं, ये 8 महीना से लेकर 12 महीना तक जब बच्चे को हो रहा होता तब ये डेवलप होता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस एक तरह का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो कि हम लोग किसी को छुपाने के बाद और नहीं रहने के बाद जो वहाँ है, ओके, इस तरह का जो एक सोच है, इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसी को जो पियाजे है उसको वो ऑब्जेक्ट परमानेंस बोले हैं। नेक्स्ट,
गोल डायरेक्टेड एक्शन, यहाँ जो बच्चा रहता है उसका जो पर्पस है, हो गया, वो एकदम उसी के हिसाब से काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल, एक टॉय है, वो टॉय अगर उसका सामने है तो वो दूसरा कहाँ है, कुछ नहीं दिखेगा, वो सिर्फ वो टॉय के लिए ही सब कुछ करेगा। हो गया, तो गोल डायरेक्टेड एक्शन यहाँ देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंस, इसी का देखिए जो स्टेज का नाम है वही है सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ जो भी चीज होता है वो सारे के सारे किसी के थ्रू होता है, वो सेंसेस के थ्रू होता है, जैसे कि टच, साइट, साउंड, हो गया, मूवमेंट, इसी के थ्रू ही बच्चा यहाँ लर्न करता है। इमिटेशन, हाँ, यहाँ और एक चीज देखने के लिए मिलता है, वो है इमिटेशन, कि जो बड़ों का जो एक्शन है, बिहेवियर है, वो क्या करता है कि ये स्टेज में बच्चा उसको नकल करने के लिए ट्राई करता है। और उसके बाद सिंबलिक थॉट, ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो लास्ट टच, इट मीन्स जब बच्चे को 2 साल हो रहा होता, उसका इर्द गिर्द क्या होता है कि जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस जो है, एक सिंबलिक थॉट जो है, वो डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 साल तक चलता है। और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा 5 से 6 एक की फीचर, जैसे कि सिंबलिक फंक्शन, इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन। इसी को छोड़कर और भी बहुत सारे हैं और वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आप इसी को अगर समझ पा रहे हैं तो इसी को रिलेट करके आप आंसर कर सकते हैं। सिंबलिक फंक्शनिंग, देखिए सेंसरी मोटर में सिंबलिक थॉट डेवलप हो रहा था, लेकिन फंक्शनिंग वो नहीं कर पा रहा था। ओके, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको सिंबलिंग फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ जो वर्ड है, इमेज है, ओके, उसी को लेकर वो क्या कर सकता है कि काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ईगोसेंट्रिज्म, यहाँ बच्चा का जो ईगो है, ओके, वो बहुत सुप्रीम रहता है, कि यहाँ जो चीज बच्चा का है वो दूसरे किसी का नहीं रहता है। ओके, उसके हिसाब से एनिमिज्म, यहाँ जो बच्चा रहता है वो हर एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कोई भी चीज को वो क्या करता है कि एनिमल्स का जैसे ट्रीट करता है, उसी के अंदर मतलब लाइफ है, इस तरह से वो ट्रीट करता है। इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ जो बच्चा रहता है वो रिवर्सली कोई भी चीज को सोच नहीं पाता है और रिवर्स कर नहीं पाता है। नेक्स्ट सेंट्रेशन, यहाँ जो बच्चा रहता है उस वो क्या कर पाता है, कोई भी चीज को वो एक ही सिचुएशन में एक ही चीज के ऊपर ही क्या कर पाता है कि फोकस कर पाता है। वो एक ही सिचुएशन में मल्टीपल चीजें को फोकस नहीं कर पाता, तो इसीलिए इसी को सेंट्रेशंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 ईयर तक चलेगा। यहाँ भी आपको 5 की फीचर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन, अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड स्पेस। हो गया, ये कुछ फीचर है। जैसे लॉजिकल थिंकिंग, ये वाला स्टेज में जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, हो गया, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन हम लोग को पीएचडी का कौन सा स्टेज में देते हैं, वो है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मल स्कूलिंग बच्चे का कब से स्टार्ट होता है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और ये स्टेज में बच्चे का जो क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग है, वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है और लॉजिकली बच्चा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वो बिल्ड कर पाता है और उसी हिसाब से वो सोच सकता है। नेक्स्ट कंजर्वेशन का मतलब यहाँ कि जब बच्चा यहाँ रहता है कि देखिए, हम लोग जो एक लिक्विड्स को लेते हैं और अलग अलग अमाउंट, अलग अलग सेफ वाला जो जार है उसी में डालते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि जो जार थोड़ा सा नैरो रहता है और उसका हाइट ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें जब कम हम लोग लिक्विड डालते हैं, वो क्या रहता है, वो ऊपर चला जाता है। तो बच्चा यहाँ क्या बोलता है कि नहीं, वो जाता है। हो गया, तो इस तरह का चीज जो है वो कंजर्वेशन उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट डिसेंट्रेशन, जो कि हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं था, वहां क्या था, सेंट्रेशन था। कोई भी सिचुएशन में बच्चा एक ही चीज के ऊपर ही फोकस कर पा रहा था, लेकिन यहाँ क्या करता है कि अलग अलग मल्टीपल चीजें के ऊपर वो एक ही सिचुएशन में साइमल्टेनियसली क्या कर पाता है, फोकस कर पाता है। क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं था, वहां बच्चा क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था, सेरिएशन नहीं कर पा रहा था। हो गया, लेकिन यहाँ ये वाला स्टेज में वो वाला चीज डेवलप हो जाता है कि यहाँ बच्चा क्लासिफाई, कैटेगराइज कर पाता है और उसके साथ साथ हायरार्किकली मतलब सोच सकता है। हो गया, सर्ट कर पाता है कोई भी चीज को। हो गया, और उसके साथ साथ टाइम एंड स्पेस, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसको समझ में नहीं आता था,
अभी ये करंट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, टाइम और स्पीड के बीचों बीच ये रिलेशनशिप है। और इसीलिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा है, अगर किसी का घर गांव में अगर दिखेंगे, तो अगर रास्ते में है तो वहाँ एक्सीडेंट होने के ज़्यादा थोड़ा चांस रहता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, वो लोग खेलते रहते हैं और उस टाइम उनका दिक्कत आता है, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा चला आता है एक क्लास की तरफ, तो ये सारी चीज़ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 ईयर से लेकर ओल्डर तक चलता है, और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन, मोरल रीजनिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पहले तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि कोई भी पहला वाला स्टेज में डेवलप नहीं होता है। हाँ, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का लास्ट पार्ट में ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ओके, ये सब चीज़ क्या होता है, डेवलप हो जाता है। मेटाकॉग्निशन यहाँ डेवलप हो जाता है, मोरल्स रीजनिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, यूजीसी हैज मेड अवेलेबल द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू मेजर इंडियन यूनिवर्सिटी पीएचडी थेसिस थ्रू डेस्क पोर्टल शुद्ध गंगोत्री, शुद्ध गंगा, शुद्ध सिंधु, ई पाठशाला। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट इज शुद्ध गंगा। देखिए कि ये कुछ हमारा एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप किया है, जैसे कि ई पाठशाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था एमएचआरटी एंड एनसीईआरटी का, जहाँ की जैसे कि ई बुक स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है कि फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, सीबीएसई सरस पोर्टल जिसी को हम लोग बोलते हैं, ये एक टूल है फॉर सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर पेरेंट एंड सीबीएसई स्कूल। ओके, और ये क्या करता है कि जो परफॉर्मेंस है उसी को एनालाइज करता है, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है और उसका जो प्रोग्रेस है उसी को मॉनिटर करता है। माई गवर्नमेंट इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का जो ऑल ओवर सिटीजन्स के लिए ये चीज़ काम करता है। उमंग, आपको पता है उसका जो फुल फॉर्म बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एसेसिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, जहाँ की आप लोग को पता है ये कि लगभग सारे के सारे जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं वो उमंग एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। डिजी लॉकर जो कि उमंग का अभी एक पार्ट बन गया है, वो दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अलग अलग भी अभी है। नेक्स्ट, जहाँ कि आप एक रिपोजिटरी की तरह काम करते हैं, वहाँ आप सब कुछ, आपका सर्टिफिकेट से लेकर एकदम सब कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। दीक्षा जो कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ भी आपको फ्री टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, ट्रेनिंग कोर्सेस मिल जाएगा। ओके, ईपीजी पाठशाला जो कि हाई क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करता है, यहाँ भी आपको ई बुक, वीडियो, लेक्चर्स, क्विजेस, बुक, ये सब कुछ मिल जाएगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि अभी लॉन्च हुआ है, ओके, वो स्कॉलरशिप को एडमिनिस्टर करने के लिए उसको यूज किया गया है। स्वयं जो कि आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा वाला एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि आप कोर्स कर सकते हैं, क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए गर्ल लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू डेस्क कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रिंसिपल, कि एक गर्ल्स चाइल्ड है और वो उसका सोशल इंटरेक्शन से लर्न कर रहा है, तो ये किसका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रिंसिपल से मैच कर रहा है? फियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, ग्लासरफेल्ड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज वाइगोत्स्की। ओके, आप लोग को पता ही है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो है वाइगोत्स्की। ओके, और ये सोशल इंटरेक्शंस के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते, ज़्यादातर एम्फसाइज किए थे। तो इसीलिए जब एक बच्चा सोशल इंटरेक्शन से कुछ लर्न कर रहा है तो उसको वो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो वाइगोत्स्की जो दिए थे कंस्ट्रक्टिविज्म, उसी के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट, इन व्हिच लीडरशिप स्टाइल द लीडर एक्टिवली सीक आउट एंड लिसन टू द ओपिनियन ऑफ देयर टीम मेंबर, कि ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर रहता है, ओके, जो लीडर रहता है वो उसका जो टीम मेंबर्स है उनका जो व्यूज है तो उसी को पेशेंटफुली क्या करता है कि लिसन करता है, मतलब सुनता है। ऑप्शन, लेसेज फायर, पीपल ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज डेमोक्रेटिक। से देखिए एक्चुअल्स में अगर हम दिखे तो तीन तरह का हमको लीडरशिप स्टाइल देखने के लिए मिलता है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसेज फेयर। डेमोक्रेटिक का बात जब करते हैं तो यहाँ जो लीडर है वो एक तरह का डेमोक्रेसी का सारे के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जैसे कि इक्वालिटी,
फ्रीडम, ये सब कुछ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। लेकिन एक लीडर अलाउ करता है, लेकिन ऑटोक्रेटिक का बात करें तो यहाँ जो लीडर है वो कोई भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। वो अपने हिसाब से, अपने जो उसको अच्छा लगेगा उसी के हिसाब से वो रेगुलेट करेगा, तो उसको ऑटोक्रेटिक मानते हैं। लेसर फेयर का मतलब यहाँ जो वर्कर है और फॉलोअर जो रहते हैं वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करते हैं। और लेसर फेयर लीडरशिप स्टाइल तब तक थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जब वो जो फॉलोअर है, ओके, वो वेल ट्रेंड है, उनके पास अच्छा नॉलेज है, तो उस तरह का सिचुएशन में ये अच्छे से काम करता है। और यहाँ जो स्टूडेंट रहते हैं और जो फॉलोअर रहते हैं, जो वर्कर रहते हैं, उनके पास स्किल रहता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर? ओके, ये इनमें से ट्रांजैक्शनल लीडर का की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? ऑप्शन, गाइडिंग, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग, गाइडिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग, गाइडिंग, मेंटरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग, गाइडिंग, कमांडिंग एंड मोटिवेटिंग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइडिंग, मेंटरिंग एंड मोटिवेटिंग। ओके, जब हम लोग ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल का बात कर रहे हैं तो यहाँ मोटिवेशन और गाइडेंस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ मेंटरिंग, या एक लीडर क्या करता है, गाइड करता है, मेंटर करता है और उसके साथ साथ उसको मोटिवेट करता है। व्हाट इज द टर्म फॉर पावर डेरिवेड फ्रॉम स्टाटस और पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन, रिप्रेजेंट, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट, रिवॉर्ड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज लेजिटिमेट। कि ये जब पावर डेरिवेड जब हम लोग करते हैं फ्रॉम स्टाटस और पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टाटस और पोजीशंस में जो पावर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेजिटिमेट। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम? ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। Flexibility, measurability, timeliness and objectivity. Flexibility, accuracy, timeliness and relevance. Flexibility, accuracy, relevance and objectivity. So the answer of this question is option A, that is flexibility, accuracy, timeliness and objectivity. Okay, कि ये जो चार चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये चारों क्या है कि कोई भी इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई भी कंट्रोल सिस्टम्स फ्लेक्सिबल है, एक्यूरेट है, पंक्चुअल है, टाइमलीनेस है और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, तो उसी को बेस्ट और इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स माना जाएगा। क्योंकि ये जो चार है ये सबसे जो मेन और आप बोल सकते हैं importance characteristic of an effective control system. Okay, next, in which of the following functions does a manager monitor the work performance of workers in his department to determine if the quality of their work is up to standard? Option, planning, controlling, leading, organizing. So the answer of this question is option B, that is controlling. Which leadership model focuses on the ability and willingness of individual employees? कि इनमें से कौन सा जो लीडरशिप मॉडल वो फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उनका विलिंगनेस के ऊपर और उसके साथ साथ उनका एबिलिटी के ऊपर? ऑप्शन, ट्री डायमेंशनल मॉडल, हर्से-ब्लांचार्ड मॉडल, व्लाक एंड मोर्टन मैनेजरियल मॉडल, Fiedler's contingency model. So the answer of this question is option B, that is Hershey-Blanchard model. See, this is all about the three-dimensional model or three-dimensional leadership model, जिसी को कि डेवलप किए थे प्रोफेसर विलियम जेम्स रेडियंस, इसीलिए इसको रेडियंस मॉडल ऑफ लीडरशिप भी हम लोग बोलते हैं। ओके, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि एम्फासाइज किया है किसी के ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन सिचुएशनल डिमांड, कि जब हम लोग सिचुएशन का डिमांड के हिसाब से, सिचुएशन के थ्रू, सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से जब हम लोग एक लीडरशिप स्टाइल को एडॉप्ट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल
लीडरशिप मॉडल हम लोग बोलते हैं। और ये 3 डायमेंशनल लीडरशिप मॉडल जो है, इसी का 3 की एस्पेक्ट रहता है। एक है टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, इफेक्टिवनेस। ऐसे 3 तरह का चीज रहता है और इसी को डेवलप किए थे विलियम जेम्स रिडेन। और ये जो 3 डायमेंशनल लीडरशिप मॉडल, ये तीनों एस्पेक्ट के ऊपर बेस करके 4 तरह का ये लीडरशिप के बारे में बोलते हैं। सेपरेटेड, रिलेटेड, डेडिकेटेड, इंटीग्रेटेड। जब सेपरेटेड लीडरशिप स्टाइल का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो टास्क और जो रिलेशनशिप है वो क्या रहता है, एकदम लो रहता है। और इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल, ये किसी के ऊपर फोकस करता है, करेक्टिंग डेविएशन एंड एनफोर्सिंग रूल विदाउट एंगेजिंग एनी सबऑर्डिनेट, कि कोई भी सबऑर्डिनेट को एंगेज किए बिना यह क्या किया जाता है कि जो डेविएशन है उसी को करेक्ट किया जाता है और उसी के साथ साथ जो रूल्स है उसी को भी एनफोर्स किया जाता है। अगर हम लोग रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल का बात करें तो यहाँ जो रिलेशनशिप है और जो टास्क है वो क्या रहता है, रिलेशनशिप तो हाई रहता है लेकिन टास्क क्या रहता है, लो रहता है। और इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल कब इफेक्टिव रहता है, वैल्यूज, कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क। जब हम लोग वैल्यूज को कुछ कोलाबोरेट कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ओके, और जहां हम लोग फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हैं कि शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम ये रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल हमको देखने के लिए मिलता है। डेडिकेटेड से लीडर का बात करें तो यहाँ जो टास्क है वो हाई रहता है लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या रहता है कि एकदम कम रहता है। ओके, तो इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल वो कब देखने के लिए मिलता है और क्या करता है कि प्राइमरीली ये कंसर्न करता है कि जो प्रोडक्शन गोल है उसी के ऊपर फोकस करता है। ओके, और इंटीग्रेटेड का बात करें तो यहाँ दोनों से दोनों क्या रहता है, एकदम हाई रहता है। ओके, यहाँ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोलाबोरेशन, ओके, उस तरह का चीज में इसको एम्फासाइज किया जाता है। अगर हम लोग देखिए तीनों अप्रोच से तो आपको 12 टाइप ऑफ क्या मिल जाएगा कि लीडरशिप स्टाइल मिल जाएगा। जो हमारा जो स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं वो क्या है, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड, सेपरेटेड, रिलेटेड, आप ऐसे कर सकते हैं। और आपको याद रखना है जब हम लोग सेपरेटेड इंटीग्रेटेड का बात करें, सेपरेटेड मतलब सब कुछ लो, इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ हाई। जब रिलेटेड का बात करें तो रिलेशनशिप हाई रह रहा है, रिलेटेड लेकिन टास्क जो है वो लो रह रहा है। डेडिकेटेड का बात जब कर रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या रहे हैं, टास्क जो है वो तो हाई रहता है लेकिन जो रिलेशनशिप है वो यहाँ एकदम कम रहता है। ओके, इसी का जो सिचुएशन, देखिए ये एक स्टैंडर्ड सिचुएशन का 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल दिए, लेकिन जब एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन आ रहा है उस तरह में उस टाइम क्या किया जाता है कि डेडिकेटेड को बोला जाता है बेनोवोलेंट ऑटोक्रेट, बेनोवोलेंट ऑटोक्रेट, क्योंकि यहाँ जो डेडिकेशन है वो किसी के ऊपर रहता है कि सिर्फ काम के ऊपर रहता है, काम को छोड़कर और कुछ भी रिलेशनशिप यहाँ एकदम क्या रहता है कि एकदम कम रहता है। तो इसीलिए क्या क्या बोला जाता है, इसको बेनोवोलेंट ऑटोक्रेट बोला जाता है क्योंकि ये जो है काम के ऊपर ही फोकस करता है। जब इंटीग्रेटेड का बात करते हैं इसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, जब रिलेटेड का बात करते हैं तब डेवलपर बोला जाता है, और जब सेपरेटेड का बात करते हैं तब ये ब्यूरोक्रेटिक बोला जाता है क्योंकि यहाँ दोनों ही लो रहता है, ना टास्क ज़्यादा रहता है ना रिलेशनशिप हाई रहता है। एग्जीक्यूटिव में क्या रहता है कि टास्क और रिलेशनशिप दोनों हाई रहता है। डेवलपर में तो रिलेशनशिप तो हाई रहता है लेकिन उनका जो काम है वो एकदम कम रहता है। अगर इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन का बात करें तो जो ऑटोक्रेट जो है, जो बेनोवोलेंट ऑटोक्रेट एप्रोप्रिएटली बोला जा रहा था डेडिकेटेड को, यहाँ ऑटोक्रेट बोला जा रहा है। ओके, इंटीग्रेटेड को यहाँ कॉम्प्रोमाइजर्स बोला जा रहा है, रिलेटेड को मिशनरी बोला जा रहा है, और जो सेपरेटेड है उसको डिजास्टर बोला जा रहा है। अगर हम लोग हर्षे ब्लैंचर्ड लीडरशिप मॉडल का बात करें तो ये एक तरह का लीडरशिप स्टाइल है जिसे कुछ सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल और सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल भी बोला जाता है। और ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कि क्या करता है, हेल्प लीडर एडप्ट देयर स्टाइल टू द नीड ऑफ देयर एम्प्लॉय। देखिए जब हम लोग रेडियन का बात करते थे वो सिचुएशन के हिसाब से जब कोई लीडरशिप कोई भी लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि 3D मॉडल्स बोल रहे थे और 3 डायमेंशनल लीडरशिप स्टाइल हम लोग बोल रहे थे।
लेकिन जब हम लोग हमारा नीड के हिसाब से, एम्प्लॉय का नीड का हिसाब से जब कोई लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल, और हर्षेबल अंचल लीडरशिप मॉडल, और हर्षेबल अंचल मॉडल ऑफ लीडरशिप। ओके, और ये जो मॉडल है ये बेस्ड करता है किसी के ऊपर, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड कॉम्पिटेंसीज, कि जो मेच्योरिटी और कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। और यहाँ 4 तरह का फॉलोअर हमको देखने के लिए मिलते हैं, M1, M2, M3, M4। ओके, M1 का बात जब करते हैं, यहाँ जो कॉम्पिटेंसी है जो फॉलोअर का वो एकदम स्लो रहता है, और उनका जो कमिटमेंट है वो एकदम क्या रहता है कि लो रहता है। और फॉलोअर जो है यहाँ बहुत सुपरवाइजर्स मतलब सुपरविजन्स का जरूरत होता है, और इंस्ट्रक्शन का जरूरत होता है। ओके, M1 में। लेकिन M2 का जब बात करते हैं, यहाँ जो फॉलोअर होते हैं उनका जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या रहता है कि वो एकदम लो रहता है, लेकिन उनका जो कमिटमेंट है वो हाई रहता है। और यहाँ जो फॉलोअर है वो क्या रहते हैं, एकदम एंथुसिस्टिक रहते हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट है, लेकिन इनको गाइडेंस का जरूरत रहता है, और उनको जो कॉम्पिटेंसी लो रहता है, इसके लिए इनका जो स्किल है वो कैसे डेवलप हो पाए उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है। M3 का बात करें तो यहाँ क्या रहता है, हाई कॉम्पिटेंसी एंड हाई कमिटमेंट रहता है, और इस तरह का जो फॉलोअर रहते हैं उनको क्या रहता है, हैव स्किल बट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सब कुछ तो रहता है, लेकिन इनके पास कॉन्फिडेंस का कमी रहता है और मोटिवेशंस का कमी रहता है। अगर अच्छे से कोई लीडर इनको मोटिवेट और कॉन्फिडेंस इनको दिला पा रहा है, तो ये जो M3 है, ओके, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। M4 का बात करें तो यहाँ जो कॉम्पिटेंसी है वो तो एकदम हाई रहता है, लेकिन जो कमिटमेंट है, एक तरह का रिलेशनशिप है, वो एकदम स्लो रहता है। ये दोनों हाई रहता है। नहीं, M3 में हाई कॉम्पिटेंसी रहता है लेकिन लो कमिटमेंट रहता है, हाई कॉम्पिटेंसी रहता है लेकिन लो कमिटमेंट रहता है। और जो M2 है वो लो कॉम्पिटेंसी रहता है लेकिन हाई कमिटमेंट रहता है। ओके, अगर हम लोग देखिए, ये है हर्षेबल अंचल लीडरशिप स्टाइल का एक मॉडल है, कि आप देख सकते हैं कि S1 का बात जब हम लोग कर रहे हैं, और ये M1 इसको भी बोल सकते हैं, इसको डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, सेलिंग, टेलिंग। जब स्टेलिंग का बात करते हैं, यहाँ हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क रहता है लेकिन रिलेशनशिप एकदम कम रहता है। सेलिंग का बात जब करते हैं, ये हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क रहता है। ओके, देखिए ये जो है ये क्या है कि सपोर्टिव बिहेवियर और रिलेशनशिप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बिहेवियर, डायरेक्ट बिहेवियर। ये क्या हो जा रहा है, दोनों हाई रह रहा है तो इसको सेलिंग बोल रहे हैं। जब दोनों लो रहा है उसको डेलीगेटिंग बोल रहे हैं। जब टास्क हाई रहता है और जो रिलेशनशिप है वो लो रहता है, उसी को हम लोग टेलिंग बोलते हैं। और पार्टिसिपेटिंग का बात करें तो यहाँ रिलेशनशिप हाई रहता है लेकिन जो टास्क है वो एकदम लो रहता है। अगर हम लोग S1 का बात करें तो यहाँ जो है क्या रहता है, एक टास्क है और हमारा जो रिलेशनशिप है वो लो रहता है। तो इसी हिसाब से ये जो परफॉर्मेंस है इसको रेडिनेट किया गया है। सबसे जो हाई परफॉर्मेंस रेडिनेस है वो है डेलीगेटिंग का। कौन सा, डेलीगेटिंग का, जहाँ की टास्क भी कम रहता है और जो हमारा रिलेशनशिप है वो भी कम रहता है। लेकिन जब मॉडरेट रेडिनेस का दिख रहे हैं तो पार्टिसिपेटिंग एंड सेलिंग का बात कर रहे हैं। और सबसे लो जो रहता है वो टेलिंग का, क्योंकि यहाँ जो काम के ऊपर सिर्फ फोकस किया जाता है ना, उसका जो रिलेशनशिप है वो एकदम कम रहता है। तो इसलिए इसका जो रेडीनेस है वो एकदम कम रहता है। ओके, नेक्स्ट, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी और मैनेजरियल ग्रिड लीडरशिप मॉडल, इसको ब्लैक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड मॉडल भी बोला जाता है और मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है, क्योंकि इसको ब्लैक एंड मोर्टन्स नाम का दो एजुकेशनिस्ट डेवलप किए थे। और यहाँ ये जो थ्योरी है, यहाँ दो तरह का चीज़ देखने के लिए मिलता है, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। वही सेम चीज़, जब कंसर्न फॉर पीपल्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ रिलेशनशिप आ जाता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन का बात जब कर रहे हैं तो ये टास्क चला आता है। ओके, तो इसी के ऊपर ही वो दिए थे और ये बोल रहे थे कंसर्न ऑफ पीपल्स का मतलब क्या है कि जो लीडर है वो कितना दूर तक जो टीम मेंबर है उनका जो नीड, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट है उसी के ऊपर वो ध्यान दे रहा है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मतलब वो कितना दूर तक वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। ओके, अगर हम लोग ब्लैक एंड मोर्टन का मैनेजरियल थ्योरी को दिखे तो इस तरह का देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ 5 तरह का चीज देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट जो है वो है कौन सा,
कंट्री क्लब मैनेजमेंट, जहाँ की हमारा जो रिलेशनशिप है वो एकदम हाई रहता है, लेकिन जो टास्क है वो एकदम लो रहता है। उसको क्या बोलते हैं? कंट्री क्लब मैनेजमेंट हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम लोग चला जा रहे हैं टीफ मैनेजमेंट, यहाँ जो पीपल्स और पीपल रिलेशनशिप और जो टास्क है वो एकदम हाई रहता है। और जब हम लोग मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट इसका बात करें तो यहाँ क्या रहता है कि सब कुछ मीडियम रहता है। यहाँ रिलेशनशिप मिडिल में रहता है। और उसके साथ साथ जो उनका जो रिलेशनशिप और टास्क दोनों मिडिल में रहता है। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, यहाँ दोनों लो रहता है। और प्रोड्यूस और पेरिस जब बात करते हैं तो यहाँ लो रिलेशनशिप रहता है, लेकिन हाई टास्क यहाँ देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग नेक्स्ट कंटीजेंसी मॉडल, कंटीजेंसी थ्योरी, अगर हम लोग कंटीजेंसी थ्योरी का बात करें, अरे ये थोड़ा उल्टा हो गया। तो कंटीजेंसी थ्योरी तो बहुत सारे तरह का जो कंटीजेंसी थ्योरी हमको देखने के लिए मिलता है। और ये थ्योरी के हिसाब से कोई भी लीडरशिप स्टाइल क्या नहीं, यूनिवर्सल नहीं है और यूनिवर्सली बेस्ट नहीं बोल सकते हम लोग कोई भी लीडरशिप स्टाइल को। ओके, और इनके हिसाब से द डिजाइन ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सब सिस्टम मस्ट फिट विद द एनवायरनमेंट, कि कोई भी जो सब सिस्टम और डिजाइन है, कोई भी सब सिस्टम का या ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट रहना चाहिए। और जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस नॉट ओनली हैव ए प्रॉपर फिट विद द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो बिटवीन इट्स सब्जेक्ट, कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कि जब हम लोग बात कर रहे हैं नॉट ओनली हैव ए प्रॉपर फिट, कि सिर्फ उनका फिट नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ वो जो सब सिस्टम है उसी के अंदर भी रहना चाहिए। हो गया, सिर्फ फिट हो जाने से नहीं होगा, लेकिन उनका जो सब सिस्टम है उसी के अंदर भी रहना चाहिए। द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेटर सेटिस्फाइड व्हेन इट इज प्रॉपर्ली डिजाइन एंड द मैनेजमेंट स्टाइल इज एप्रोप्रिएट, कि एक जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन का, जब उसी को हम लोग बेटरली सेटिस्फाइड कर पाते हैं और एक प्रॉपर वे में डिजाइन करते हैं और मैनेज करते हैं और एप्रोप्रिएटली हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, तब जाकर हम वो एक इफेक्टिव मानते हैं। अगर हम लोग कंटीजेंसी थ्योरी का बात करें लीडरशिप का, तो बहुत सारे थ्योरी है, जैसे फिडलर कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, हर्सेवल लीडरशिप, ओके, सिचुएशनल लीडरशिप, इवन्स हाउस पाथ गोल मॉडल, ब्रून भेटन्स जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल, कंटीजेंसी कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी, लीडरशिप सब्स्टिट्यूट थ्योरी, मल्टीपल लिंकेज मॉडल, ये सारे के सारे लीडरशिप थ्योरीज जो है और लीडरशिप मॉडल जो है, इनको क्या बोला जाता है, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोलते हैं। और ये इनमें से कोई भी थ्योरी नहीं मानता है कि ये जो लीडर है ये सारे के सारे जगह में इफेक्टिव है। ओके, इस तरह से ये कोई भी लीडरशिप थ्योरी में नहीं मानते हैं। अगर हम लोग फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल का बात करें तो इसको फ्रेड फिडलर जो है वो 1960 में डेवलप किए थे और इसको ये ज़्यादातर एम्फसाइज किए थे सिचुएशनल फैक्टर के ऊपर। ओके, सिचुएशनल फैक्टर के ऊपर ये थोड़ा एम्फसाइज किए थे। देखिए जितना भी कंटीजेंसी मॉडल आपको दिखेंगे वो सारे के सारे सिचुएशनल फैक्टर में ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। और ये जो मॉडल है ये क्या करता है कि नो सिंगल बेस्ट वे टू लीड, कि इनके हिसाब से कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं है। ओके, अगर फिडलर कंटीजेंसी मॉडल का बात करें तो यहाँ तीन चीज हमको देखने के लिए मिलता है, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। ये जो तीन चीज है इसी के ऊपर ये ध्यान देते हैं। टास्क स्ट्रक्चर का जब बात आ रहा था तो गोल क्या है उसका क्लैरिटी रहना चाहिए, किसी वे में उसको अचीव किया जाएगा, पाथ जो है वो सिंपल रहना चाहिए और मल्टीप्लिसिटी रहना चाहिए, सॉल्यूशन सिंगुलरिटी रहना चाहिए और मल्टीप्लिसिटी रहना चाहिए, और सॉल्यूशन जो है वो वेरीफाई हो पाना चाहिए। ये टास्क स्ट्रक्चर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जब हम लोग पावर पोजीशन पावर का बात करें तो इसको अथॉरिटी अपॉइंटेड करना चाहिए और डायरेक्ट रिकमेंडेड एक्शन करना चाहिए और प्रमोशंस डिमोशंस के ऊपर इफेक्ट करना चाहिए, हायर फायर कर पाना चाहिए। ओके, इस तरह का पावर रहना चाहिए। लीडर एक्सपर्टाइज नॉलेज रहना चाहिए, कंडक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस को परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाने का एबिलिटी रहना चाहिए, फॉर्मल टाइटल्स होना चाहिए। और लीडर मेंबर्स लीडरशिप रिलेशंस को हम लोग अगर बोले तो को वर्कर और कोऑपरेशंस रहना चाहिए और उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखना चाहिए, रिलेबिलिटी, ट्रस्ट ऑर्डिनेंस रहना चाहिए, हार्मोनियस क्लाइमेट रहना चाहिए, लीडर वर्कर कोऑपरेशन रहना चाहिए, इनिशिएटिव वे वर्कर। ये सारे के सारे क्या है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर बोल सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो ये तीनों से आता है, टास्क स्ट्रक्चर,
पोजीशन पावर, लीडर मेंबर एक्सचेंज और लीडर मेंबर रिलेशन, ये जो चीज है इसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा करके फोकस किया जाता है। अगर हम लोग फ्रेलर कंटीजेंसी मॉडल को देखें तो इनके हिसाब से इस तरह से हमको लीडरशिप स्टाइल देखने के लिए मिलता है कि जब हम लोग सिचुएशंस दिखते हैं तो तीन तरह का ज्यादातर सिचुएशन देखने के लिए हमको मिलता है। एक फेवरेबल सिचुएशन रहता है, नहीं तो मॉडरेट सिचुएशन रहता है, नहीं तो अनफेवरेबल सिचुएशन रहता है। ओके, और लीडर मेंबर रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो वो फेवरेबल इसमें गुड अच्छा हो सकता है, नहीं तो मॉडरेट में अच्छा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा अच्छा रहता है, एकदम लो मॉडरेट मतलब थोड़ा बुरा रहता है, अनफेवरेबल में दोनों बुरा रहता है। अगर टास्क स्ट्रक्चर का बात करें तो जब हम लोग फेवरेबल्स में लीडर मेंबर्स रिलेशन अच्छा रहता है तब वहाँ का जो टास्क स्ट्रक्चर है वो भी एकदम हाई रहता है। जब मॉडरेट रहता है, मॉडरेट का अच्छा रहता है, तब उसको हम लोग उस टाइम टास्क स्ट्रक्चर क्या रहता है कि एकदम लो रहता है। लेकिन जब पुअर रहता है तब टास्क स्ट्रक्चर वो क्या रहता है, एकदम हाई रहता है मॉडरेट में। और जब अनफेवरेबल में पुअर रहता है तब वहाँ जो टास्क स्ट्रक्चर है वो एकदम लो हो जाता है। लीडर पोजीशंस पावर का बात करें तो अगर एक फेवरेबल सिचुएशन है, वहाँ अच्छा लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर टास्क स्ट्रक्चर हाई है, तो यहाँ जो लीडर पोजीशन और पावर रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। ओके, और एक एक बार वीक भी रहता है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन मॉडरेट का बात करें तो यहाँ स्ट्रांग भी होता है, वीक भी होता है। और अनफेवरेबल का बात करते हैं तो यहाँ भी वीक भी रहता है और स्ट्रांग भी रहता है। तो ऐसे 8 तरह का जो लीडरशिप है वो देखने के लिए हमको मिलता है फ्रेडलर का कंटीजेंसी मॉडल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टेप इन ए प्रोसेस where an error can be prevented before it occur? Option: just in time, FOT, Pokayoka, cost benefit analysis. So the answer of this question is option C, that is Pokayoka. Okay, इनमें से कौन सा जो एक थ्योरी है जहाँ की क्या किया जाता है, जो एरर जो है उसी को प्रिवेंट किया जाता है, वो है पोकायोका। पोकायोका एक थ्योरी है, जापानीज थ्योरी, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि पोकायोका एक तरह का थ्योरी है जो कि हमारा जो एरर है, ह्यूमन एरर है, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके उसी के ऊपर ध्यान देता है। अगर हम लोग जस्ट इन टाइम का बात करें तो ये एक तरह का मैनेजमेंट फिलोसफी है जो कि जो वेस्ट है कैसे वो वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है उसी के ऊपर ये ध्यान देता है, और एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है, और बाय प्रोड्यूसिंग गुड व्हेन दे आर नीडेड। ओके, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, टीपीएस भी बोला जाता है। कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेआईटी, जस्ट इन टाइम। ओके, कि एक मैनेजमेंट फिलोसफी है और जो कि एक जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफी है, और इसी को हम लोग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स में टोयोटा कंपनी ही का कुछ एम्प्लॉय ही इसको डेवलप किए थे। नेक्स्ट, अगर हम लोग जस्ट इन टाइम का बात करें तो यहाँ इसी का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है, कि इसी के ऊपर ये फोकस करता है, और अनइंटरप्टेड वर्क फ्लो कैसे कंटिन्यू रहे उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। कस्टमर जो डिलाइटनेस है उसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है इसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इसी के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। लॉन्ग टर्म सप्लायर्स रिलेशनशिप, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इस तरह का जो चीजें है इसके ऊपर जस्ट इन टाइम क्या करता है कि फोकस करता है। अगर हम लोग देखें जस्ट इन टाइम का जो एडवांटेजेस है, ये तो जो इन्वेंटरी कस्ट है उसको रिड्यूस करता है, जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करता है, जो क्लास फ्लो है वो कैश फ्लो को वो क्या करता है कि इम्प्रूवाइज करता है, और सप्लायर रिलेशनशिप जो है उसको एनहांस करता है, जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिवनेस है, उसी के ऊपर भी हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखें तो जीआईटी का हमको 8 स्टेप देखने के लिए मिलता है कि यहाँ हम लोग प्रोसेस का डिजाइन करते हैं, उसके बाद जो टोटल क्वालिटी क्यूएम्स है उसी को मैनेज करते हैं, उसके बाद कानबन जो पोल उसको करते हैं, उसके बाद वेंडर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट 5 ट्यून्स इन्वेंटरी जो है उसी को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज को हम दिखते हैं, रिफाइन करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं।
ओके, अगर हम लोग फॉर्ट का बात करें, परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो उसको हम लोग सीपीएम जो कि क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट है, एक अच्छा वाला थ्योरी है, उसी को कंपेयर करके हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए पहले तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट। ओके, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसी का फुल फॉर्म है। और सीपीएम का भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं। और अगर हम लोग व्हाट का बात करें तो ये इवेंट ओरिएंटेड रहता है, ये इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। लेकिन जब हम लोग सीपीएम का बात करते हैं तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, ये एक्टिविटी के ऊपर एम्फसाइज करता है, लेकिन पर्ट जो है वो इवेंट के ऊपर एम्फसाइज करता है। अगर पर्ट को हम लोग देखें तो ये मैनेज करता है अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज, जो अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज जो है उसी को ये मैनेज कर पाता है, कौन, ये पर्ट। लेकिन सीपीएम जो है वो सिर्फ प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज जो रहता है उसी को वो अच्छे से कंट्रोल करता है, अच्छे से मैनेज कर पाता है। जो पर्ट है वो क्या करता है कि जो टाइम है उसी को अच्छे से उसी के ऊपर अच्छे से फोकस करता है। लेकिन जो सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ मेथड जो है, वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करता है। और पर्ट जो है इसको 1958 में डेवलप किया गया था, लेकिन सीपीएम जो है इसका एक साल पहले 1957 में इसी को डेवलप कर लिया गया था। और पर्ट का बात करें तो ये 3 टाइम एस्टिमेट के ऊपर ये एम्फसाइज करता है, लेकिन सीपीएम जो है ये सिर्फ एक वन टाइम एस्टिमेट के ऊपर एम्फसाइज करता है। पर्ट का बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी मॉडल का एक मेथड है, लेकिन हम लोग सीपीएम का बात करें तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का एक पार्ट है। ओके, अगर हम लोग पोकायोका को देखिए, ये एक जापानीज टर्म है जिसका मीनिंग की क्या है कि मिस्टेक प्रूविंग, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक हो उसके ऊपर ये ज़्यादा एम्फसाइज करता है, और एरर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम होगा उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। और ये क्वालिटी जो है उसी का जो एश्योरेंस है उसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, और उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स को ये क्या करता है, डिजाइन करता है। ओके, और ये जो है ये भी एक टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है 1960 में वहाँ ये डेवलप हुआ था। अगर हम लोग पोकायोका को देखें तो यहाँ हमको 5 तरह का रूल देखने के लिए मिलता है। ट्राई नॉट टू स्पेंड, कि स्पेंड को जो मिनिमाइज करता है। सिंपलियर इज बेटर, डोंट मेक देम ऑप्टिमल, डोंट कंफ्यूज, गिव विथ मिस्टेक, नो डिसीजन मेकिंग। इस तरह का कुछ रूल्स हमको देखने के लिए पोकायोका में देखने के लिए मिलता है, जिसको पोकायोका रूल बोला जाता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग पोकायोका थ्योरी जो है इसका प्रिंसिपल का बात करें, आपको पता है पहले से हम लोग बोल चुके हैं कि पोकायोका जो है ये एक मिस्टेक प्रूविंग टेक्निक है और मिस्टेक प्रूविंग टूल है। यहाँ कुछ प्रिंसिपल है। पहला तो आता है एलिमिनेशन। यहाँ किया जाता है डिजाइन प्रोसेस टू कंप्लीटली रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। हो गया कि ये एम्फसाइज करता है जो पॉसिबिलिटीज एरर है उसी को भी ये एलिमिनेट करता है। हो गया, रिप्लेसमेंट इसके ऊपर फोकस करता है। सब्सटीट्यूटिंग एरर फ्रॉम प्रोसेस और मटेरियल विथ मोर रिलेबल वन, कि यहाँ ये सब्सटीट्यूट करता है कि कैसे एक एरर फ्रॉम प्रोसेस और मटेरियल को डेवलप किया जा सके या रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, डिजाइनिंग प्रोसेस टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है उसी को कैसे एलिमिनेट किया जा सके। ओके, उसके लिए क्या किया जाता है, प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेशन, मेक द प्रोसेस इजियर टू परफॉर्म करेक्टली, और यहाँ जो प्रोसेस है उसको इजियर बनाया जाता है कि कोई भी चीज को करेक्टली परफॉर्म करने के लिए। डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग एरर बिफोर द रिजल्ट इन डिफेक्ट। हो गया कि जो रिजल्ट है वो आइडेंटिफाई करना उसको, कि वो डिफेक्ट हो जाने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके साथ साथ करेक्शन। हो गया, एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट, प्रिवेंशन, फैसिलिटेशन, डिटेक्शन, करेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई। हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ पोकायोका थ्योरी जो एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट, प्रिवेंशन, एक्टिविटी, फैसिलिटेशन, रिटेंशन, करेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
पोकायो का जो टाइप्स का बात करें तो यहाँ दो तरह का टाइप्स देखने के लिए मिलता है, एक प्रिवेंशन बेस्ड और एक दूसरा वाला डिटेक्शन बेस्ड। प्रिवेंशन बेस्ड में रहता है कि यहाँ हम लोग प्रेडिक्शन फॉर ऑकरेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन डिटेक्शन के ऊपर जब डिटेक्शन बेस्ड का बात करते हैं तब यहाँ हम लोग डिटेक्शन फॉर ऑकरेंस के ऊपर ध्यान देते हैं और कंट्रोल और शटडाउन टाइप पोकायो का। ओके, जो प्रिवेंशन बेस्ड रहता है उसको हम लोग कंट्रोल और शटडाउन टाइप पोकायो का बोलते हैं, लेकिन डिटेक्शन का बात जब करते हैं तो इसको वार्निंग और अटेंशन टाइप पोकायो का बोला जाता है। और ये प्रिवेंशन बेस्ड में किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है कि जो एरर है वो जो हो रहा है वो कैसे ना हो पाए। लेकिन यह जो डिटेक्शन में क्या होता है कि यह सिर्फ हम लोग अलार्म और अलर्ट करते हैं कि ये होने वाला है। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये एक तरह का मेथड है जहाँ की हम लोग सिर्फ इवेलुएट करते हैं कि कितना कॉस्ट हम लोग एक्सपेंडिचर किए हैं और उसका बेनिफिट कितना मिला है। ओके, और उस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और जो project by comparing its cost and benefit. It is a data driven approach that help business। हो गया, और ये एक तरह का डाटा ड्रिवन अप्रोच है जो कि बिजनेसेस को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। अगर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट का बात करें तो यहाँ हमको 6 स्टेप देखने के लिए मिलता है। तो जो सबसे पहले आता है वो है डिफाइन द फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस, कि जो पहले डिफाइन करना पड़ता है जो वो फ्रेमवर्क है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करना पड़ता है वो कॉस्ट और बेनिफिट को। नेक्स्ट जो टाइमलाइन है उसी को ड्रॉ करना पड़ता है। नेक्स्ट मोनेटाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट, उसके बाद जो कॉस्ट और बेनिफिट है उसको मोनेटाइज करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट कॉस्ट एंड बेनिफिट उसको हम लोग करते हैं, और लास्ट में हम लोग जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग अगर यूजेस को दिखे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, तो यहाँ हमको 8 जो मेजर यूजेस है वो दिखने के लिए मिलता है। जो सबसे पहले आता है वो है डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट। ओके, कि जब हम लोग एक प्रोजेक्ट जो है उनको कंपेयर करने के लिए जब स्टैंडर्ड का बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेवलप का बात करते हैं, तब इसी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग वेदर टू परस्यू ए प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, की एक प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट है तो उसी को हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे, उसका एक डिसीजन लेने के लिए भी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA जो है वो एक अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इवेल्युएटिंग न्यू हायर्स, कि हम लोग हायर करेंगे या नहीं, और उसके साथ किसी को हायर करेंगे, तो इस तरह का चीज में जो CBA है वो हमको हेल्प करता है। कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करने के लिए CBA हमको हेल्प करता है। सोशल बेनिफिट को इवेल्युएट करने के लिए, और उसके साथ साथ अप्राइजिंग द डिजायरेबिलिटी फॉर सजेस्टेड पॉलिसीज, कि सजेस्टेड पॉलिसीज के लिए जो डिजायरेबिलिटीज है उसको अप्राइज करने के लिए भी CBA जो है ये हमको हेल्प करता है। कंसिडरिंग चेंज इनिशिएटिव, जो चेंज इनिशिएटिव है उसी को कंसिडर करने के लिए भी हमको हेल्प करता है। और उसके साथ साथ मेजरिंग इफेक्ट ऑन स्टेक होल्डर एंड पार्टिसिपेंट, कि ये जो स्टेक होल्डर और पार्टिसिपेंट है उनका जो इफेक्ट है उसको मेजर करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द बेस्ट पॉलिसीज टू अचीव an institutional goal and priorities? Option external management, internal management, strategic management, maintenance management. So the answer of this question is option C, that is strategic management। ये देखिए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू कि हम लोग जो बेस्ट पॉलिसीज है, हो गया, उसको हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं कि वो कितना दूर तक अचीव कर पाएगा एक इंस्टीट्यूशन का गोल और उसके साथ साथ उसका प्रायोरिटीज। Who said management is the art of knowing exactly what you want to do and seeing that they do in the best and cheapest way? Option F.W. Taylor, F.M. Smith, G. Terry Page, G.B. Thomas. So the answer of this question is option A, that is F.W. Taylor. Next, the duplication of work and experiments is avoided in option decentralized system, centralized system, technocratic system, bureaucratic system. So the answer of this question is option B, that is centralized system. Okay, देखिए कब हमारा जो वर्क और एक्सपेरिमेंट है उसी का जो डुप्लीकेशन है उसी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई भी चीज हम लोग सेंट्रलाइज्ड वे में कर रहे हैं तब हम लोग क्या कर पाते हैं कि जो डुप्लीकेशन जो है उसी को हम लोग अवॉइड कर पाते हैं। नेक्स्ट,
Put the following laws in chronological order. Option: the Salamanca Declaration, the Bicao Millennium Framework for Action for Asia and Pacific, the United Nations Declaration of Right of Disabled Person, the United Nations Convention on Right of Person with Disability. ओके, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम कि मैं इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ इसका आंसर बोलते जा रहा हूँ. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट आता है कौन सा कि द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ डिजेबिलिटी पर्सन, सालमन का डिक्लेरेशन, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज, नो नेक्स्ट आता है द बिकाओ मिलेनियम्स फ्रेमवर्क, और लास्ट आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे of person with disability 2023. The answer of this question is option A, that is united in action to rescue and achieve the SDGs for with and any person with disability. Intelligent quotient of the slow learner ranges from 70 to 19, 60 to 19, 50 to 60, 40 to 50. So the answer of this question is option A, that is 70 to 19. Which year was selected as the International Year of Disabled Person? 1989, 1986, 1981, 1990. So answer of this question is option 1981. What is the full form of AAIDD? It's Australian Association of Intellectual and Developmental Disability, American Association of Intellectual and Developmental Disabilities, American Association for of Intelligent and Developmental Disability, Australian Association of Intelligent and Developmental Disability. So the answer of this question is option B, that is American Association of Intellectual and Developmental Disability. This is a separate classroom for student with special need. Option: inclusion, segregation, exclusion, integrated. So the answer of this question is option B, that is segregation. This is the government of India's flagship program for achieving universalization of elementary education in a time-bound manner. Option: National Policy of Education, National Curriculum Framework, Sarva Shiksha Abhijan, Special Education Program. So the answer of this question is option C, that is Sarva Shiksha Abhijan. Which of the following institute control special education courses and training program? Option: Rehabilitation Council of India, Medical Council of India, National Council of Teacher Education, Special Education Council of India. So the answer of this question is option A, that is Rehabilitation Council of India. Education of all in school for all could be a tagline for which of the following? Special education, cooperative education, cohesive education, inclusive education. So the answer of this question is option C, that is cohesive education. Error of learners often indicate: option: how they learn, social barrier, the need for mechanical drill, learning disability. Answer of this question is option A, that is 1, 2, and 3rd. It means how they learn, social barrier, the need for mechanical drill.